100 दिन पूरे हो चुके हैं। 17 अक्टूबर 2024 को ली थी शपथ। सरकार के कई मंत्री गिना सकते हैं उपलब्धियां। चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम सैनी और कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए। हरियाणा में दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियों को मिलेगा पेंशन लाभ। चुलकाना खाटू श्याम का धाम बनेगा पूजा बोर्ड। कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। साथ ही 10 लाख से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को भी कर राशि में 50% की छूट। सभी करदाताओं का ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। सोनीपत में गैर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने की अगुवाई। 14 फरवरी को केंद्र से होनी है वार्ता की शुरुआत। 26 जनवरी को किसान करेंगे ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर्तव्य पथ पर दिखेंगे एरावत और बजरंग। साथ ही इस बार सेना के दस्ते में T-90 भीष्म टैंक, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बेहद मारक हथियार देखने को मिलेंगे। हरियाणा के झज्जर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सैलरी ना मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। महेंद्रगढ़ के गांव देवनगर में पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ एकजुट हुआ गांव। शिकायत के बाद वन विभाग की कार्रवाई। कटाई में लगा ट्रैक्टर और अन्य सामान जब्त। पानीपत में जमीन विवाद में ट्रैक्टर चढ़ाकर महिला की हत्या। परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटियाला के भाखड़ा नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिला छात्रा का शव। एयर हॉस्टेस का कोर्स कर रही थी छात्रा। हत्या के आरोप में बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल के जोगिंद्र नगर की रहने वाली थी छात्रा। सोनीपत के बिचपड़ी गांव में घरेलू कलह में पति ने पत्नी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। घायल पत्नी पूजा को रोहतक पीजीआई में इलाज। पति टिंकू मौके से फरार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा। मुनक और सालवन गांव में की विकास पर चर्चा। कहा दिल्ली में 10 साल से ग्रहण लगा हुआ है। शेख चिल्ली की शेखी की कोई सीमा नहीं होती। यमुनानगर में बच्चों की लड़ाई में मां की हत्या। बेटी की पिटाई के दौरान मां कर रही थी बचाव। 7 से 8 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोपी फरार। पंचकुला में पिंजौर रायपुर पुल के पास युवक का शव मिला। खून से लथपथ था युवक का शव। पुलिस ने जताया हत्या का शक। मोहाली में 2 साल के बच्चे पर चढ़ी कार। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। हादसे के बाद बच्चे की हालत स्थिर। नूह में बुलडोजर पर पथराव करने वाली महिला गिरफ्तार। डीटीपी विभाग का ठेक गांव में हुआ विरोध। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनियों में चलाया बुलडोजर। महेंद्रगढ़ में वन विभाग की अनुमति का दुरुपयोग। दोहान नदी के पास पेड़ों की अवैध कटाई। वन विभाग ने दी 143 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति। काटे गए हरे पेड़। नूह में हरियाणा सरकार के हर घर हर गृहिणी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी। हर घर हर गृहिणी योजना अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को रसोई में धुआं रहित स्वच्छ वातावरण देने में कारगर साबित होंगी। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस सतर्क। 25 जनवरी शाम 5 बजे से भारी वाहनों पर रहेगी रोक। कुरुक्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर की हत्या का मामला। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी में आई 5 इलेक्ट्रिक बसें। 26 जनवरी से शहर में चलेंगी ये बसें। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस की परेड को सलामी देने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचेंगे हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। कार्यक्रम के उपरांत फरीदाबाद में ही किया जाएगा एट होम का कार्यक्रम। इनेलो महासचिव अभय चौटाला पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी करम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव डांगरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। गुरुग्राम में सब इंस्पेक्टर की बेटी की हत्या कर दी गई। घर से बरामद हुआ 35 साल के नवदीप का शव। पिता की शिकायत पर पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रेवाड़ी में बांग्लादेशियों पर शिकंजा। गुप्तचर विभाग ने 17 बांग्लादेशियों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में 5 बच्चे 5 महिलाएं शामिल। कैसे आए कौन लाया पुलिस कर रही है जांच। पानीपत नगर निगम 400 करोड़ का टैक्स बकाया। डिफॉल्टर की लिस्ट में औद्योगिक इकाइयां शामिल।
पानीपत पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। फैक्ट्री में शराब की बोतलों में भरकर बेचे जा रहे थे केमिकल। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में बॉलीवुड एक्टर आलोक कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में नाथ और श्रेष्ठ तलपड़े पर दर्ज हुआ केस और केस दर्ज करने के बाद सामने आई जानकारी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चल रहा था लिंग जांच का गोरख धंधा। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने मौके पर 2 लोगों को दबोचा। जम्मू में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का राजौरी के बुढ़हाल गांव में हो रही मौत को लेकर बयान। कहा सरकार रख रही है स्थिति पर करीब से नजर। जम्मू में कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा कश्मीरी पंडितों की हालत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार। लद्दाख के सांसद हनीफा जान का बयान। कहा डेमोक्रेटिक सेटअप और छठी सूची पर कोई समझौता नहीं। सरकार की टेरिटोरियल काउंसिल की सलाह को लद्दाख ने खारिज कर दिया। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी। पुलिस रख रही है राहगीरों पर नजर। बख्शी स्टेडियम में होगा भव्य समारोह। जम्मू कश्मीर की जनता को बजट से है काफी उम्मीद। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता का बयान। कहा बजट का फायदा सीमित नहीं होना चाहिए। रियासी में यूएसबीआरएल परियोजना का फरवरी के पहले सप्ताह में उद्घाटन संभावित है। परियोजना से रियासी के लोगों को फायदा होगा। रेलवे परियोजना से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गुलमर्ग की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्मेलन। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। मेंढर में एलओसी के पास बालनोई गांव में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। फौज और सिविल डॉक्टर्स ने 300 मरीजों का इलाज किया। सेना और जनता के बीच रिश्ते मजबूत करने की पहल। लेह में शादसे तकनीक बेली ब्रिज का उद्घाटन। सेना और एलएचडीसी लेह के सहयोग से पुल का निर्माण सफल रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को बजट से उम्मीद। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता की बजट को लेकर मांग। बजट का फायदा सीमित नहीं होना चाहिए। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता। उन्होंने कहा छोटे होटल और लॉज तक पहुंचाना चाहिए फायदा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। होम स्टे योजना में बदलाव पर होगी चर्चा। रिक्त पदों को भरने समेत कई फैसलों पर होगी चर्चा। किन्नौर में वन भूमि अधिनियम को लागू करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। इसी संदर्भ में डीसी किन्नौर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। उपायुक्त बिलासपुर आबिद सादिक हुसैन को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 का सम्मान। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया गया सम्मान। सोलन के ठोड़ो मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। की गई परेड की रिहर्सल। नूरपुर में ट्रैक्टर मालिकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है पुलिस सड़कों पर खाली गुजरते हुए ट्रैक्टरों का काटती है चालान। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में किया गया सामग्री वितरण कार्यक्रम। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मनाली विंटर कार्निवाल में मनु रंगशाला के स्टेज के पीछे युवक की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने पुलिस से की आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। आज मॉल रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी परिजनों ने। आयुष खेल और कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र का रवैया उदासीन। गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल की शान बढ़ाएगी मेजर राधिका। खास बातचीत में युवाओं से अपील की। भारतीय सेना में शामिल हुआ युवा पीढ़ी। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई पुलिस मोहम्मद शरीफुल को बांद्रा कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट में पुलिस अब तक हुए जांच की जानकारी दी। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा मामले में आज होगी सुनवाई। परियावादी विष्णु गुप्ता की ओर से सर्वे की रखी गई थी मांग और 3 पार्टियों को दिए गए थे मामले में नोटिस। सभी की ओर से पेश किए जाएंगे जवाब। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी त्रेहाम होम डेवलपर्स पर आईटी का छापा। रेड में 5 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 30 लाख रुपए का किलो का सोना मिला। कंपनी के 20 ठिकानों पर छापेमारी। वैशाली के करनौती शेखपुरा गांव से 7 जिंदा बम बरामद। एंटी बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया इलाके में हड़कंप। सारण पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार आरोपियों का नक्सली कनेक्शन। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद।
आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। समस्तीपुर में सरकार की ओर से भव्य कार्यक्रम की तैयारी। उपराष्ट्रपति सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। मिल्कीपुर उपचुनाव में आज सीएम योगी करेंगे प्रचार। पलिया मैदान में सीएम योगी की जनसभा। संभल में खुदाई के दौरान मिले पुराने जमाने के सिक्कों से भरे मटके को प्रशासन ने कब्जे में लिया। एएसआई ने सिक्कों की जांच शुरू की। भिंड में भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या। लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, आरोपी भाई फरार। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम को लेकर सबसे बड़ा एक्शन। 3 नाइजीरियन सहित 62 आरोपी गिरफ्तार। 40 जगहों पर पुलिस ने मारी रेड। ऑपरेशन 100 से ज्यादा पुलिस वाले ऑपरेशन में थे शामिल। गरियाबंद में मुठभेड़ में मारे गए 16 में से 12 नक्सलियों की हुई शनाख्त। 1 करोड़ का इनामी जयराम चलपति हुआ था ढेर। 25 लाख का इनामी नक्सली गुड्डू भी मारा गया। और ग्वालियर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने को लेकर छिड़ी मुहिम। युवाओं ने चौक चौराहों पर लगाए पोस्टर। सैफ पर हमले के बाद छेड़ा अभियान। झालावाड़ जिले के पगरिया थाना क्षेत्र में महिलाओं से खचाखच भरा एक पिकअप लोडिंग वाहन टायर फटने से पलटी खा गया। इस हादसे में लोडिंग वाहन में बैठी तकरीबन दर्जन भर महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनमें से 8 को भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महेश्वर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। शराबबंदी के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का किया ऐलान। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह गुरुवार रात चार्टर्ड विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां वो सीधे उम्मेद भवन पैलेस मशहूर उद्योगपति के पुत्री के विवाह में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच पथ संचलन शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकला। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गंगापुर सिटी शहर के कमला अस्पताल के एक अज्ञात चोर ने वाहन चोरी की वारदात को देखते ही देखते अंजाम दे डाला। वाहन चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बूंदी जिले में दुगारी कस्बे के किराना दुकानदार के घर से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी चोरी के मामले में नैनवा थाना पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ की ढाका की ढाणी में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। वहीं मारपीट के बाद युवक को अधमरा कर झाझड़ रोड पर डालकर बदमाश फरार हो गए। घायल धर्मेंद्र को नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। कोटा में पुलिस ने अवैध रूप से स्टोन पत्थर का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली भी जब्त की गई। कोटा के महावीर नगर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया और ऑफिस में तोड़फोड़ की। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने घटना की शिकायत महावीर नगर थाने में दर्ज करवाई। चूरू शहर में प्रॉपर्टी व्यवसायी से रोहित गुदारा के नाम से लाखों की रंगदारी के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी नातमाम का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने तकरीबन आधे घंटे तक बच्चों की मैथ्स की क्लास ली। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के मोमासर बास में सोशल मीडिया पर अभिनेत्री जानवी मोदी के कथित अपहरण और बाद में लव मैरिज का वीडियो सामने आने के बाद अब जानवी का नया वीडियो सामने आया है। श्री डूंगरगढ़ थाने में तरुण सिकलीगर पर अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। टोंक में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने दोषी बीरबल को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद सावा नाथ द्वारा क्षेत्र में मैराथन दौरे पर रहे। उन्होंने नाथ द्वारा जिला चिकित्सालय में बीटोलूडी के अधिकारियों के साथ डीएमएफटी के तहत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण किया। और अलवर में भारतीय सेना का 25 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय के स्टेडियम में एक सैन्य मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में आधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन होगा।
कोटा के इटावा इलाके में स्टेट हाईवे पर एक पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भारी वाहन नहीं निकल रहा था, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। करौली में सपोट्रा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसावता में नवनिर्मित 3 कक्षाओं के उद्घाटन समारोह में विधायक हंसराज मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने खेल मैदान निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। अलवर के बहरोड में रोडवेज बस स्टैंड बनाने को लेकर कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इस दौरान रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने अधिकारियों के साथ बस स्टैंड की जगह निरीक्षण किया। जयपुर में निजी बीएड कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल और दलाल ई मित्र संचालक को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। ई मित्र संचालक शिवजी राम चौधरी के जरिए 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 6 महीने से कॉलेज के छात्र को परेशान कर रहा था। व्यापार से जुड़ी कुछ खबरें। म्यूचुअल फंड की तरह एनपीएस के लिए नई संस्था का गठन होगा। ये नई संस्था एनपीएस से संबंधित तक जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। केंद्र सरकार के एनपीएस निवेश के साथ नई पेंशन स्कीम भी है। टाटा सन्स में एसपी ग्रुप की 18.4% हिस्सेदारी। एसपी ग्रुप इस कंपनी की लिस्टिंग के पक्ष में है। एसपी ग्रुप और टाटा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनी। ब्रांड वैल्यूएशन $21 बिलियन के भी पार। बीते 15 वर्षों के दौरान इसकी वैल्यूएशन में 826% की बढ़ोतरी। और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी है। कार रोकने पर बदमाश ने 4 राउंड दागे। कांस्टेबल ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान एक सफेद कार सवार युवकों ने कांस्टेबल प्रदीप पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल प्रदीप ने संदिग्ध गाड़ी देखकर उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। गाड़ी में सवार युवकों ने रुकने के बजाय उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कांस्टेबल प्रदीप ने अपनी सूझबूझ से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें। कार रोकने पर बदमाशों ने 4 राउंड दाग दिए। कांस्टेबल ने भागकर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर भागकर जान बचाई। और अब खबर वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी। आज और कल वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बड़ी बैठक होनी है, जिसके बाद जेपीसी 27 या 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है और लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। जेपीसी रिपोर्ट के मुसव्वदे को अंतिम रूप देने के लिए आज और कल बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिल के हर क्लॉज पर चर्चा होगी और रिपोर्ट के मुसव्वदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आज और कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी। बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। आपको बताएं कि वक्फ बिल पर जेपीसी की बड़ी बैठक होनी है और बैठक के बाद इसे लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 और 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है जेपीसी, क्योंकि जेपीसी गठित की गई थी और अब आज और कल वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक आज और कल होगी, जिसके बाद जेपीसी 27 और 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है, खबर आ रही है। और लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के मुसव्वदे को अंतिम रूप देने के लिए आज और कल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिल के हर क्लॉज पर चर्चा होगी और रिपोर्ट के मुसव्वदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होने वाली है और ये बैठक आज और कल होगी और उसके बाद 27 या 28 जनवरी को जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी और फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद इसी बजट सत्र में जेपीसी बिल को पेश किए जाने की खबर है। तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक आज और कल होगी और उसके बाद 27 या 28 जनवरी को जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है। फिर लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तो आज और कल बड़ी बैठक होने वाली और हर उस क्लॉज को पर चर्चा की जाएगी जिससे जरूरी माना जा रहा है कि इस क्लॉज पर चर्चा हो। तो जेपीसी की बैठक आज और कल होने वाली है। इस बैठक में बिल से जुड़े हुए वक्फ बिल से जुड़े हुए तमाम क्लॉज को देखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को जेपीसी कमेटी सौंपेगी। फिर उसके बाद उनकी मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी मिलते ही इसे लोकसभा में बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल की आज कोर्ट में पेशी हो गई। मुंबई पुलिस मोहम्मद शरीफुल को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पुलिस अब तक हुए जांच की जानकारी देगी। इसके साथ ही जांच अधिकारी बदले जाने के मामले में भी पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। तो सैफ पर हमला करने के आरोपी की आज कोर्ट में पेशी है। बांद्रा कोर्ट में आज पुलिस इस आरोपी को पेश करेगी। सैफ अली खान को 5 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों के नेताओं ने सैफ की सेहत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता नितेश राणे ने सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान तक दे डाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुनटुन करून नाचता येते। जब तक सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के इस गेट से बाहर नहीं निकले, सभी सैफ अली खान के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकले, हाथ में बैंडेज, गले में पट्टी थी, पर चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी और यही मुस्कान लोगों को खटक गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तो सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मारत जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घर चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुनटुन करून नाचता येते। नितेश राणे इतने में नहीं रुके। नितेश राणे ने सैफ की सेहत को लेकर जताई जा रही संवेदनाओं को लेकर विपक्ष को भी घेरा और दावा किया कि विपक्ष को हिंदू कलाकारों की जान की परवाह नहीं है। कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात, पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबराच्या जितो नाही वाला बिळाच्या बाहेर। नितेश राणे से पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सैफ की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए थे। जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया था कि जब सैफ अली खान पे हमला हुआ तब उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा हुआ था। फिर और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसका डॉक्टर ने बताया कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था। उसके बाद 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना फिट होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ सकता है क्या? ये एक निर्दोष प्रश्न है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मामले में चुटकी ली थी। वो कमाल है कह रहे हैं संजय निरुपम ट्वीट करके कहा। अब ये मेडिकल चमत्कार है
तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हो, आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता। संजय निरुपम के बयान से फिलहाल पार्टी ने किनारा कर लिया है। इसे उनका निजी बयान बताया है, लेकिन नीतीश राणे को लेकर पार्टी का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस और बात रूस और यूक्रेन जंग की। अब रूस यूक्रेन जंग किसी भी कीमत पर नहीं रुक पाएगी। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने पुतिन के साथ ऐसा युद्ध शुरू करवा दिया है कि अब वो चाहकर भी पुतिन युद्ध नहीं रोक पाएंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस पर ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं जो अभी तक नहीं रुके। इधर पुतिन ने ट्रंप की रूसी प्लेन के खिलाफ एक साथ 55 मोर्चों पर भीषण युद्ध शुरू कर दिया है। पुतिन की आंखों में उतरा खून, ट्रंप का रूस पर सीधा हमला। पिछले 15 घंटों में यूक्रेन युद्ध की तस्वीर तेजी से भयावह होनी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही न सिर्फ पुतिन को धमकाना शुरू कर दिया है, बल्कि यूक्रेन से रूस के बेहद अंदर बड़े मिसाइल हमले करवाना भी शुरू कर दिए हैं। इधर रूस की तरफ से वहां टॉप कमांडरों ने दावा किया है कि ट्रंप जो चाल चल रहे हैं उसकी कार्ड पुतिन ने खोज ली है और जल्द ही यूक्रेन और अमेरिका को मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो और अमेरिका की कठपुतली बन चुके ज़ेलेंस्की को मिसाइल हमला करने के बाद समझ आ गया है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके उसे तबाह और बर्बाद कर सकता है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें देखिएगा कि ट्रंप के इशारे पर रूस में कहां-कहां यूक्रेन ने बड़े हवाई हमले किए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के डबल अटैक के बाद पुतिन अब क्या करने वाले हैं। अठहत्तर साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले लगा कि वो राष्ट्रपति पुतिन को पुचकार कर यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, लेकिन जंग तब भी नहीं रुकी। फिर ट्रंप को लगा कि पुतिन को धमकाकर युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन जंग फिर भी नहीं रुकी।
और उसके बाद अब ट्रंप ने यूक्रेन से ऐसा भीषण मिसाइल हमला मॉस्को के करीब तक करवा दिया जिसने पुतिन की आंखों में खून उतरवा कर रख दिया है। इफेक्ट 1065 से ज्यादा दिनों से चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में तेजी से बदलती जा रही है। पुतिन को भी समझ आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी बाइडेन के एजेंडे पर ही चल रहे हैं। इसका सबूत है रूस पर यूक्रेन के बड़े मिसाइल हमले। रूस पर पिछले 15 घंटे में यूक्रेन की मिसाइल ब्रिगेड ने 432 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें लगभग 800 से 1000 मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। यूक्रेन के मिसाइल हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हमले किए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये यूक्रेन की तरफ से रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इस्कंदर मिसाइल कारखाना और सुखोई 27 के कारखाने पर हमले किए हैं। इसके अलावा रूस के कजान शहर और सारातोव पर भी आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। मॉस्को के पास मौजूद सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेनी मिसाइलें गिरी है, जबकि कुर्स्क में एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा मिसाइल हमला किया है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो से अब तक सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन ने नेटो के मिसाइलों से रूस के तेल डिपो, हथियार भंडार और कारखानों को तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। Ситуація доволі тяжка. Противник накопичує свої сили для штурмів подальших заняття території. Але працюємо, намагаємося як більше знищити. ट्रंप ने दिखाया ट्रेलर, पुतिन ने दिखाई पिक्चर। राष्ट्रपति ट्रंप को भले ही लग रहा हो कि वो हथियारों के दम पर रूस को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पुतिन के रूस ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने लंबे युद्ध के लिए कितनी बड़ी और भीषण तैयारी कर ली है। इस वीडियो में रूस की हवाई शक्ति से लेकर जमीनी सैन्य ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर साफ देखा जा सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितने मिसाइलें दुनिया भर के देश एक दिन में बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस अपने दम पर हर दिन बना रहा है। रूसी कारखानों में इस वक्त युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ना तो टैंकों की कमी है और ना ही तोपखानों की, और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन से अपना कुर्स्क का वो इलाका आसानी से छीन लिया है जिस पर यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच कब्जा कर लिया था। रूसी सेना के भीषण हमलों ने महज 45 दिन में यूक्रेन से 60% से ज्यादा इलाका वापस छीन लिया था। इधर रूस पर यूक्रेन के हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन और रूस को लेकर खतरनाक बयानबाजी की है। ट्रंप के बयानों से साफ है कि वो रूस को धमकी के बल पर जंग रोकने के लिए मजबूर करना चाहता है। जरा देखिए रूस और पुतिन को धमकी देते हुए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द संघर्ष विराम समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बिना कहा कि अब इस बेतुके युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। अगर युद्ध नहीं रुका तो रूस बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा,
अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाएंगे। Never, by the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin that would have never, ever happened. He disrespected Biden. Very simple. He disrespects people. He's smart. He understands. He disrespected Biden. यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क का रूसी वीडियो देखिए। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने में जुटा हुआ है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन को मिले लैपर्ड टैंक और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को ड्रोन हमलों में मार डाला है। रूसी सेना ने इस वीडियो को 16 जनवरी 2025 को जारी किया। रूसी सेना का दावा है कि उसके ड्रोन ने बंकर में घुस कर यूक्रेनी सैनिकों को जान से मार दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक ड्रोन हमले के बाद बंकर और सुरंगों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में यूक्रेनी टैंक भी तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। और ये रूसी सेना की तरफ से जारी पहला ऐसा वीडियो है जिसमें रूस के आत्मघाती ड्रोन स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ यूक्रेन की सेना के मोर्चों पर खूनी हमले कर रहे हैं। Это взял штурмом. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. ट्रंप का रूसी प्लान, रूसी पैसों से रूस पर हमला। अब ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो रूस से सीधी जंग खुद करें या फिर रूस की शर्तों को माने। लेकिन ट्रंप के लिए ये दोनों ही विकल्प बेहद कठिन हैं। युद्ध का बेहतरीन अनुभव रखने वाले पुतिन झुकने वाले नहीं हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि पुतिन के घोर विरोधी और ट्रंप के समर्थक फाइनेंसर से कार्यकर्ता बने बिल ब्राउनर ने ट्रंप से क्या मांग की है। रूस के सबसे बड़े निवेशक रहे अमेरिकी मूल के ब्रिटिश फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप प्लान की ओर इशारा किया है। बिल ब्राउनर ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को चाहिए कि रूस की $300 बिलियन जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर लें और रूस की $300 बिलियन राशि को यूक्रेन युद्ध में झोंक दें। बिल ब्राउनर ने साफ कहा कि रूस की $300 बिलियन राशि से अमेरिका यूक्रेन को जंग में बहुत बड़ी संख्या में घातक मिसाइल, जेट, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करवा सकता है। बिल ब्राउनर ने कहा कि अगर अमेरिका और नेटो देश मिलकर रूस की $300 बिलियन राशि से यूक्रेन को हथियार दिलवा दें तो रूस के पैसों से ही रूस की तबाही हो जाएगी। ड्योस में विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए बिल ब्राउनर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो फिर यूक्रेन की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। उधर यूक्रेनी सेना भले ही दावा करे कि उसने रूस के 8 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला, लेकिन ये भी सच है कि रूस ने यूक्रेन के लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके पर बहुत ही अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले अपनी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से कर रहा है, जिससे यूक्रेन के बहुत बड़े पावर और गैस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहे हैं और इससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अगर ट्रंप ने रूस के खिलाफ एक भी बड़ा कदम और उठाया तो पुतिन का रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो के 32 देशों को रौंदने में जरा भी देर नहीं करेंगे। 15 महीने की गजा जंग रोकने के बाद पता चल गया कि क्यों कहा जा रहा है कि गजा अब कब्रिस्तान बन चुका है। हमास भले ही जश्न मनाए, चाहे जीत के दावे करे, लेकिन गजा में इस्राएली सेना ने ऐसा गदर मचाया कि अब हमास की साथ पुश्ते भी इस्राएल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे।
100% गाजा तबाह, जश्न मनाए हमास। पंद्रह महीने की खूनी जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच युद्ध विराम हुए कई दिन बीत चुके हैं। इस दौरान गाजा में ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई जो हैरान करती हैं कि आखिर हमास के लड़ाके किस जीत का जश्न मना रहे हैं। फिलिस्तीनियों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। गाजा में कब्रिस्तान की बजाय अब पूरा गाजा ही कब्रिस्तान बन चुका है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हमास को फख्र ये है कि उसने इजरायली सेना को जंग रोकने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि इस पूरे जंग में इजराइल के 1200 से कुछ ज्यादा लोग मारे गए, जबकि अकेले हमास के ही 30,000 लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल ने गाजा में अपना मकसद पूरा भी कर लिया और अब वो वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है, जहां पर कई फिलिस्तीनी लड़ाके पिछले 3 से 4 दिन में मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले साबित करते हैं कि हमास जीत का प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज हमास का एक भी चीफ जिंदा नहीं है। हम आपको 3 खबरें दिखा रहे हैं जो हमास और गाजा की तबाही साबित करती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले फिलिस्तीन की लगभग 22 लाख आबादी पर बहुत भारी पड़े। लगभग 467 दिन के युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। अगर जंग के लिहाज से देखें तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। गाजा के जबालिया, रफा, खान यूनुस, गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिणी गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनने में अब कम से कम 30 साल और लग जाएंगे। जरा देखिए युद्ध विराम के बाद गाजा में क्या हालात हैं। गाजा जंग में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि हमास की 24 बटालियन में शामिल 30,000 लड़ाके 15 महीने की जंग में मारे गए। गाजा में घरों का मलबा है, मलबे के नीचे इंसानों की हड्डियां भरी पड़ी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग 10,000 से ज्यादा लाशें गाजा में दबी पड़ी हैं। गाजा में 15 महीने बाद लागू हुए युद्ध विराम के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, जो इजराइल की बमबारी की वजह से शिविरों में रहने को मजबूर थे। गाजा के लोगों में महीनों बाद घर वापस लौटने की खुशी है, लेकिन तबाही का मंजर उनको हताशा में डुबो रहा है। गाजा वासियों को अब तक वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दे रहा है। जहां कहीं भी उनके मकान थे, दुकान, स्कूल और पार्क थे, गाजा वासियों के सामने अब तमाम शहर पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। अब नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती भी इन गाजा वासियों के सामने है। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह से गिर गई हैं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजा की 90% से ज्यादा आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हो गई। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की तबाह इमारतों का मलबा हटाने में ही 10 साल का समय लग सकता है। 2002 بالضبط انا بنيت وسكنت. من يوم الحرب لليوم لنا سنه و3 شهور، منطقه مدمره بالكامل، رجعنا على بيوت فيش بيوت، كل بيوتها مدمره، لا حاجه تصلح الحياه ولا حاجه. زي ما انت شايف هذه المنطقه كانت ضروره زلزال. गाजा में युद्ध विराम, वेस्ट बैंक में कोहराम। अब सवाल उठता है कि हमास किस बात का जश्न मना रहा है और इजरायली सेना जश्न क्यों नहीं मना रही। जानकारों के मुताबिक इजरायली सेना जानती है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है
अभी हमास के साथ 42 दिनों का युद्ध विराम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक युद्ध विराम डील के तहत हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेल से छोड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध विराम के कुल 3 चरण होंगे, यानी उसके बाद फिर से इजरायली सेना हमास पर हमला कर सकती है। और इसका सबूत है इस वक्त वेस्ट बैंक के जेनिन में चल रही इजरायली सैन्य कार्रवाई में देखा जा सकता है, जहां आमने सामने की जंग में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने जेनिन में कई हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने उन 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार दिया है, जिन्होंने इसी महीने आतंकी हमले में 3 इजरायलियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी इजराइल के हमले फिलिस्तीनी इलाकों पर रुके नहीं हैं। गाजा पट्टी का क्षेत्रफल केवल 365 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से इलाके में 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये 45 किलोमीटर लंबा और केवल 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 5500 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इजरायली हमले के दौरान यहाँ के लाखों लोग नरक से भी बदतर हालात में रहने को मजबूर हुए। और अब युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी इंसानी लाशों की बदबू और कब्रिस्तान बन चुके गाजा के शहरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमास अपनी जीत का जश्न मना रहा है तो ये वाकई फिलिस्तीनियों की मौत के साथ एक घटिया हरकत है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे। इन्विटेशन के बावजूद शी जिनपिंग के ना जाने के गंभीर माने निकाले जा रहे हैं। ताइवान पर अमेरिका के रुख से खफा शी जिनपिंग नया वॉर फ्रंट एक्टिव कर सकते हैं। वहीं किम जोंग उन ने भी ट्रंप को शपथ लेने के दिन ही टेंशन दे दी थी। ट्रंप ने इजराइल हमास समझौता करवाया। ट्रंप यूक्रेन रूस को भी युद्ध खत्म करने के लिए मना रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर चाबुक चलाने का प्लान बना लिया है। ट्रंप ने तुर्की को हद में रहने की बाउंड्री बना दी है। ट्रंप सभी प्रॉब्लम का सलूशन तलाशने का दावा कर रहे हैं, सिवाय एक टेंशन के, और ये टेंशन है ड्रैगन यानी विस्तारवादी चीन। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी पारी में चीन से पुरानी खुन्नस निकाल पाएंगे? क्या ट्रंप ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देने जा रहे हैं? और क्या ट्रंप की सेकेंड इनिंग जिनपिंग पर भारी पड़ने वाली है? प्रेसिडेंट ट्रंप शपथ लेने के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। ताबड़तोड़ फैसले उन्होंने सुना दिए हैं। कई ऐसे मसले हैं जिन्हें ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से टॉप प्रायोरिटी बना लिया है। अब उनके निपटारे का टाइम भी आ गया है। ट्रंप की विश लिस्ट में सबसे पहले इजराइल बंधक संकट का खात्मा था, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल गई। मगर ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो उसकी काट को तलाश पाएंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और इस मुसीबत का नाम है चीन, जिसने ट्रंप के पहले ऑफर को ही ठुकरा दिया है। ट्रंप ने बड़े अरमान से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया था, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने ट्रंप के बुलावे पर भी शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उपराष्ट्रपति हान झेंग शामिल हुए हैं। ट्रंप ने चीन पर नरमी बरती। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। अपनी ओथ सेरेमनी में धूम धड़ाके के साथ न्योता भी भेज दिया, लेकिन ड्रैगन ने उन्हें पहले ही मौके पर जोर का झटका देकर क्लियर कर दिया है कि चीन पुराने स्टैंड पर है। ट्रंप की चाइना पॉलिसी जिनपिंग को नापसंद है। अमेरिका की ओर से दी गई पुरानी चोट भी चीन भूला नहीं है। ऐसे में ट्रंप का ड्रैगन पर डोरे डालना काम आता नहीं दिख रहा।
मतलब ट्रंप के पहले इनिंग जैसी तकरार चीन से बरकरार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ताइवान, जिसका जिक्र ट्रंप से फोन कॉल में भी शी जिनपिंग ने किया था। चीन ताइवान को हड़पने के हथकंडे के तौर पर पुराना राग अलाप रहा है, जबकि ट्रंप ताइवान की सिक्योरिटी की बात कह चुके हैं। बस ताइवान को सुरक्षा के बदले कुछ कीमत ट्रंप जरूर चुकाने को कहते रहे हैं। ये बातें ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कही थी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और आखिर में नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। सैनी सरकार के आज 100 दिन पूरे। 17 अक्टूबर 2024 को ली थी शपथ। सरकार के कई मंत्री गिना सकते हैं सरकार की उपलब्धियां। धर्मशाला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। होम स्टे योजना में बदलाव पर होगी चर्चा। रिक्त पदों को भरने समेत कई फैसलों पर होगी चर्चा। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई पुलिस मोहम्मद शरीफुल को बांद्रा कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट में पुलिस में अब तक हुई जांच की जानकारी भी देगी। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा। मामले में आज होगी सुनवाई। परिवादी गुप्ता की ओर से सर्वे की रखी गई थी मांग। 3 पार्टियों को दिए गए थे मामले में नोटिस। सभी की ओर से पेश किए जाएंगे जवाब। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी त्रेहाम होम डेवलपर्स पर आईटी का छापा। रेड में 5 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 30 लाख रुपए का 5 किलो सोना मिला। कंपनी के 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी। वैशाली के करनौती शेखपुरा गांव में जिंदा बम बरामद। एंटी बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। इलाके में हड़कंप। मिल्कीपुर उपचुनाव में आज सीएम योगी करेंगे प्रचार। पलिया मैदान में सीएम योगी की जनसभा। संभल में खुदाई के दौरान मिले पुराने जमाने के सिक्कों से भरे मटके को प्रशासन ने कब्जे में लिया। एएसआई ने सिक्कों की जांच शुरू कर दी। गरियाबंद में मुठभेड़ में मारे गए 16 में से 12 नक्सलियों की हुई शनाख्त। 1 करोड़ का इनामी जयराम चलपति हुआ था ढेर। 25 लाख का इनामी नक्सली गुड्डू भी मारा गया। महाकुंभ में दिख रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। आज सुबह भी दिख रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में एक अनोखा शिविर जहां सिर्फ विदेशी रहते हैं। अमेरिका, रूस, जापान सहित कई देश के विदेशियों को महाकुंभ खूब भा रहा है। प्रयागराज कुंभ में दंडी स्वामियों की अनोखी परंपरा। आजीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते सन्यासी। दंड को मानते हैं अपना प्राण। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।